हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ नीट 2023 के लिए प्रिपरेशन कैसे करें। सबसे पहला काम ये करना है कि आपको पूरा सिलेबस खत्म होनी चाहिए। नीट के प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपका पूरा सिलेबस खत्म है या नहीं है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आप 2 या 3 चैप्टर छोड़ देते हैं, है ना, तो आपकी उससे सिलेक्शन में बहुत दिक्कत आएगी। क्योंकि कॉलेज अभी अगर मिल रहा है तो 630 पे अच्छा कॉलेज मिल रहा है ना। 600 अगर 30 आप लाते हैं तो आपको NMCH, PMCH दरभंगा में, बिहार में अगर आप बात करें तो आपको कॉलेज इतना में आपको मिल रहा है। तो 630 जो है वो कितना में लाना है, 720 में लाना है। ओके, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई भी चैप्टर मिक्स करते हैं, चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, तो आपके सिलेक्शन में प्रॉब्लम आएगी। ओके, अब जैसे कुछ चैप्टर है जो, कौन सा जब चैप्टर है जिसको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कि ये चैप्टर ये है फिजिकल वर्ल्ड, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता है। फिजिकल वर्ल्ड से, फिजिकल वर्ल्ड इंट्रोडक्शन टाइप का है, उस फेमस साइंटिस्ट का नाम है और वो कौन सा लॉ दिए हैं, ये बात हो रही है इसमें। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में अगर आप नीट का एग्जाम दे रहे हैं तो सिर्फ अगर फार्मूला याद रखते हैं, लिस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं और परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, फ्रैक्शनल चेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, है ना, किसी लंबाई में अगर दिया हो और लिस्ट काउंट कहता हो निकालने के लिए, तो ये सारे के सारे फार्मूला बेस्ट क्वेश्चन होते हैं। ओके, एक राउंडिंग वाला, है ना, सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला, जो पॉइंट्स हैं या जो टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जो टाइप्स ऑफ एरर है और एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसमें टाइप वाइज क्वेश्चन होता है। तो आप उस टाइप को याद अगर कर जाते हैं तो यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन श्योर है आता है। इसी में आपको यूनिट और डायमेंशन है, इसी में यूनिट और डायमेंशन है। कभी कभी 2 तो सिर्फ डायमेंशन से ही पूछ देता है, कभी कभी 2 क्वेश्चन सिर्फ डायमेंशन से ही रहता है। तो इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप चाहें तो एक दिन में पढ़ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन लगेगा इसमें। हो गया मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन स्ट्रेट लाइन में क्या होता है कि मेहनत तो ज़्यादा करना पड़ता है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन को पढ़ने के लिए आपको मेहनत थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा। फार्मूला टोटल याद होनी चाहिए। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप मोशन इन स्ट्रेट लाइन का 80% क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। 80% अगर फार्मूला याद है तो फार्मूला से फार्मूला डिजाइन करो। अब ये नहीं कि ऐसा ही याद करते हैं कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम और वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम, सिर्फ इतना ही नहीं है ना, कि अगर पार्टिकल कोई ए से बी जा रही है तो हाफ V1 से चल रही है, रिमेनिंग हाफ V2 से चल रही है, तो इसका एवरेज निकालिए। 1/3 जा रही है पहले, फिर 2L/3 जा रही है। इस तरह से डिवाइड कर करके आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा, तो जाके क्वेश्चन बन जाएगा। ये पूरा फार्मूला बेस्ट है। मोशन इन प्लेन, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, टी टाइम में वेलोसिटी, उसके बीच का एंगल, इस तरह की बात है। लॉज ऑफ मोशन में फार्मूला बनाने से काम नहीं चलेगा, इसमें प्रैक्टिस करना पड़ता है। क्योंकि इसमें फार्मूला तो F बराबर m ही है और कुछ फार्मूला तो है नहीं। अगर वेरिएबल है तो V dm/dt से फोर्स निकालते हैं, अगर मास वेरिएबल है तब। तो इसमें आपको प्रैक्टिस से काम करने का पड़ेगा। इसमें प्रैक्टिस, इसमें आ जाता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन और डायनामिक सर्कुलर मोशन। तो इसमें मेन है कि प्रैक्टिस करना पड़ेगा। किसमें? लॉज ऑफ मोशन में। वर्क एनर्जी पावर, वर्क एनर्जी पावर एक ऐसा चैप्टर है जो आपको बताता है कि हम किसी प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करें। इसमें आपको वर्क एनर्जी थ्योरम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तमाम चीज़ें इसमें मिलेगी। इसमें सबसे ज़्यादा आपको समय देने की ज़रूरत है इन सभी से। उसके बाद है क्या, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। इससे भी ज़्यादा इसमें समय देना है आपको, क्योंकि इसमें अगर प्रैक्टिस कर लिए तो आपका फिजिक्स बहुत आसान हो जाएगा, आने वाला फिजिक्स जो है। उसके बाद ग्रेविटेशन काफ़ी आसान चैप्टर है। बहुत लोग 11th में न पढ़ाकर सीधे 12th में पढ़ाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में।
क्योंकि ग्रेविटेशन का रिलेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक से मिलता जुलता है। तो आप ग्रेविटेशन में कम समय देकर ज़्यादा गेन कर सकते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, अब बहुत कम आता है नीट में, याद रखें। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स से बहुत कम क्वेश्चन आता है। अगर यहाँ से एक क्वेश्चन भी आ गया ना तो बहुत है। यहाँ से भी अगर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से भी अगर एक क्वेश्चन भी आ गया तो बहुत है, याद रखें। उसके बाद आता है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, क्योंकि इसमें जितने भी ऑब्जेक्ट को हम हीट देते हैं तो उनके प्रॉपर्टीज में क्या चेंज होता है, क्या फार्मूला बनता है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन है। मतलब कि अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल के बाद अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो है क्या, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से। ये तो फेमस है, आप थर्मोडाइनमिक्स केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में भी खूब क्वेश्चन आती है और फिजिक्स में भी बहुत क्वेश्चन आती है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, नीट हो, जेईई मेन हो, जेईई एडवांस हो, थर्मोडाइनमिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस प्योर फार्मूला पुटिंग है ना, प्योर फार्मूला। इसके जो फार्मूला याद कर गया वो इसमें सक्सेस हो गया। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में सिर्फ फार्मूला, मीन फ्री पाथ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। जितने भी इंटरनल एनर्जी, जितने भी सीपी सीवी से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होता है, ये भी थोड़ा समझने वाला है थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन इसमें भी जो फार्मूला याद रखेगा नीट में वही सक्सेस होगा जो फार्मूला याद रखेगा। अगर आप पूरा फार्मूला, टोटल फार्मूला आप याद कर लिए हैं और छोटे छोटे क्वेश्चन का अगर प्रैक्टिस कर लिए हैं तो आप 60% क्वेश्चन तो बहुत कम समय में बना दीजिएगा बिना दिमाग लगाए, और बाकी क्वेश्चन में आप मेहनत करिए और सोल्व करिए उसको। ओसिलेशन हो गया और वेव हो गया, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ओसिलेशन और वेव्स दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अब आते हैं 12th वाला पार्ट्स में। 12th वाला पार्ट्स में आते हैं तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड पोटेंशियल ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसको बहुत लंबे समय तक पढ़ते भी हैं क्योंकि थ्योरी भी बहुत ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड पोटेंशियल, कहीं कहीं पे दोनों एक ही में दिया हुआ है तो बहुत बड़ा हो जाता है। अब आती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी समझने वाले भी चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, इसमें फार्मूला भी है और यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आता है। कम से कम 4 क्वेश्चन भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 3 भी क्वेश्चन आ सकता है नीट में। इस तरह से क्वेश्चन ये देता है और काफ़ी आसान होता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट। मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म 18 नंबर चैप्टर है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो बहुत अच्छे से समझना है डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का, और दूसरी बात कि फार्मूला अलग अलग कंडीशन के लिए, स्ट्रेट वायर, सर्कुलर वायर, कंसेंट्रिक वायर है ना, परपेंडिकुलर वायर, इस तरह के आपको बहुत सारे फार्मूला है इसमें और बहुत सारे कंसेप्ट भी है। इसको आसानी से आप नहीं समझ सकते है ना। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इसमें कोई ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है लेकिन फार्मूला इसमें है, बहुत सारे एक्स्ट्रा भी फार्मूला है जिस पे कभी क्वेश्चन नहीं आता, और बहुत सारे फार्मूला है जो सिंपल फार्मूला है उसी पे बेस्ट क्वेश्चन आता है। टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वर्क डन है ना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, रोटेशन ड्यू टू वर्क डन ड्यू टू रोटेशन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इस तरह के आपको क्वेश्चन आता है। हॉरिजॉन्टल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड है एंड एंगल ऑफ डीप, इस तरफ का आपका कुछ फार्मूला है, उसी पे बेस्ट क्वेश्चन रहता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जल्दी कवर अप कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें 2 चीज़ें हैं, ये है बड़ा इंपॉर्टेंट, करंट जैसा इंपॉर्टेंट जैसे था सेम वैसा ही ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप ज़्यादा समय देकर आपको पढ़ना होगा। इसमें फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है और हर एक कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट है कैसा है, जैसा करंट इलेक्ट्रिसिटी था उसी तरह से था। यहाँ से आपको 2 या 3 क्वेश्चन फिक्स है, करंट इलेक्ट्रिसिटी अल्टरनेटिंग करंट से फिक्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है, 1 घंटा में आप पढ़ सकते हैं अगर इसको पढ़ना चाहेंगे तो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फार्मूला आप याद रखेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सिर्फ फार्मूला याद रखना है। रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इसमें आप
हल्का सा पढ़ लीजिए और दूसरी बात कि टोटल फार्मूला को याद रखिए, आपका कोई भी क्वेश्चन नीट का नहीं रुकेगा। वेब ऑप्टिक्स में कुछ समझने वाला नहीं है ना, कोई भी चीज़ समझने वाला नहीं है। अगर नीट की आप तैयारी करते हैं तो इसकी पूरा फार्मूला याद रखिए। जैसे फ्रिंग विथ को पानी में डुबाते हैं तो क्या होता है ना, एंगुलर फ्रिंग विथ इंटेंसिटी रिलेटेड विद द एम्पलीट्यूड। इस तरह से आपको फार्मूला याद रखना होगा, इतने पे आपको सारे सवाल बन जाएंगे। सब सवाल इसी के अंदर आते हैं। डुअल नेचर एंड रेडिएशन ऑफ मैटर, ये आ गया मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में जो बच्चे फार्मूला को टोटल याद रखेंगे, नीट के क्वेश्चन सब सोल्व कर देंगे। सिर्फ फार्मूला याद रखना चाहिए। फार्मूला याद रखना बहुत ही चैलेंजिंग है, ये इतना जल्दी याद नहीं हो जाएगा टोटल फार्मूला। तो यहाँ डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। उसके बाद आता है एटम्स। एटम्स आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, इसको भी केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में ही पढ़े हैं। तो एटम्स काफ़ी आसान है। अगर हम फिजिक्स की एटम्स की बात करें तो फिजिक्स का एटम्स काफ़ी आसान है। उसमें सिर्फ आपको रेडियस, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वेवलेंथ, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी और रेडिएशन, मतलब कि जंपिंग करता है इलेक्ट्रॉन तो उसके चलते आपको एनर्जी, वेवलेंथ, लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, पीफॉन्ट के अनुसार आपको वेवलेंथ को रेडी रखना है और कोई ज़्यादा इसमें नहीं है। न्यूक्लियस में जो क्वेश्चन आती है वो आपको आती है, एक तो रेडियस से आती है, डेंसिटी से आती है और आपको आएगी बाइंडिंग एनर्जी से, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से, और फिर आएगी रेडियो एक्टिविटी से। रेडियो एक्टिविटीज में हाफ लाइफ, एवरेज लाइफ है ना, लेमडा का वैल्यू कैलकुलेट करना, इस तरह से होता है। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसमें भी बहुत ग्राफ होता है। डुअल नेचर रेडिएशन ऑफ मैटर में ग्राफ, और न्यूक्लियाई में भी कुछ ग्राफ है, उससे क्वेश्चन आपको रहता है। सेमी कंडक्टर एंड डिवाइसेस, बहुत ज़्यादा थ्योरी है, इसमें सेलेक्टिव पढ़ना रहता है। यानी क्वेश्चन जो आता है आपको रेक्टिफायर से आता है, और हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर से क्वेश्चन आएगा, डायोड से आएगा, डायोड का सर्किट कैसे सोल्व करते हैं उससे आता है, और कुछ आता है सेमीकंडक्टर के डेफिनेशन से, जैसे एन टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनाते हैं, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी और ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी को जोड़ते हैं तो पेंटावैलेंट वाला क्या एक्सेस इलेक्ट्रॉन होता है, एन टाइप बोलते हैं। इस तरह का आपको क्वेश्चन आता है। थोड़ा बहुत लॉजिक गेट से रहेगा, लॉजिक गेट से काफ़ी सिंपल क्वेश्चन होता है जैसा कि बोर्ड में होता है। अब कहने का मतलब है कि इसमें अगर नीट अगर बात किया जाए 2023 की अगर नीट की बात करते हैं तो इसमें जैसे 720 है, 720 है ना, तो 720 में अगर आप 630 के आसपास आपका मार्क्स आ जाता है तब जाके आपको कॉलेज मिल रहा है। ऐसा हमारे साथ, हमारे स्टूडेंट के साथ हुआ है ना, 630 में NMCH में है। ओके, तो इस तरह कहने का मतलब है कि फुल्ली आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा, फुल्ली फार्मूला याद रखना पड़ेगा। तब 720 मार्क्स का टोटल एग्जाम होता है। ओके, अगर 630 लाते हैं तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। जैसे कि आपको जनरल कैटेगरी के बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि NMCH हो गया, PMCH हो गया है ना, दरभंगा का तो एकदम श्योर है इसमें। ओके, जैसे कि 640 पर IGMS आपको मिला था बच्चों को, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इतना गेन करा जाए। अगर 2023 की अगर हम बात करें तो फुल्ली इसका पहले तो फार्मूला याद रखना होगा, और फार्मूला याद रखना माने कि फार्मूला से ही फार्मूला को आप बनाना सीखेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर आप पढ़ें कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम कर दिया। ओके, सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे कि यहाँ से सपोज दैट कि यहाँ से D1 गया, फिर अगली बार D2 गया, है ना। यहाँ पर वेलोसिटी कितना किया, V1 किया, यहाँ पर किया क्या, V2 किया, तो इसका एवरेज स्पीड है ना। तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं ना, तो इतना से V1 गया तो T1 इजिकल टू D1 बटे V1, फिर T2 इजिकल टू है ना D2 बटे V2। इस तरह से आप फार्मूला, यानी T इजिकल टू क्या हुआ तो T1 प्लस T2, ये हुआ टोटल टाइम, फिर टोटल डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे। इस तरह की आपको सवालों की बात करनी होगी। यानी सपोज दैट कि मान लीजिए कि ऐसे कहता है कि ये D बटे 2 गया, फिर यहाँ से क्या कितना है D बटे 2 गया, रिमेनिंग हाफ गया, फिर हाफ गया V2 से, तो एवरेज स्पीड क्या होगा। इस तरह से फार्मूला आपको बनाना होगा, और इस तरह से याद करके एक छोटा सा क्वेश्चन को आपको दिमाग में सेटअप रखना होगा, तब जाके आप मार्क्स को गेन कर सकते हैं। ओके, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।